शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक ना। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में देखो क्यू फैक्टर होता है, इसको क्यू फैक्टर के बारे में तुमको इसमें पढ़ना होगा। ये क्यू फैक्टर होता क्या है? इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक। देखो अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ठीक ना, इस पर हम दिखाएं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मान लो क्या दिखाएं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और इस पर हम दिखाएं करंट आई नॉट, दिखा दें इस पर, बस में आई नॉट दिखा दें। और इसमें क्या क्या लगा हुआ है इस सर्किट में, इस सर्किट में एल भी है, सी भी है और आर भी है, तीनों चीजें इसमें लगी हुई हैं। उसका ये ग्राफ है, ठीक। तुम इसकी फ्रीक्वेंसी को जो है, जो तुम फ्रीक्वेंसी जो तुम यहाँ दे रहे हो, जो तुम फ्रीक्वेंसी यहाँ दे रहे हो, जितनी फ्रीक्वेंसी वी, तो वो मान लो तुम इसको फ्रीक्वेंसी दे रहे हो ओमेगा, कितना दे रहे हो, ओमेगा, ओमेगा तुम जो दे रहे हो, ठीक। तो ये एल और सी, एल और सी, तो 1/2 अंडर 1/√LC, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 1/√LC, ठीक। तो यहाँ एल की वैल्यू और सी की वैल्यू रख दो, तो ओमेगा की वैल्यू कुछ आएगी। तो इसमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ आया है ना, जी, ठीक। तो 1/LC की वैल्यू कुछ आएगी, हाँ, कि नहीं आएगी, आएगी नहीं। अब तुम एक काम करो कि इस जो तुम ओमेगा जो तुम दे रहे हो, उस ओमेगा का तुम इंक्रीज करते जाओ, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो एसी दे रहे हो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाओ। तो इंक्रीज करते करते 1/√LC के इक्वल जो है पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, किसी टाइम पहुंचेगी। तो जैसे ये 1/√LC के इक्वल इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो कंडीशन क्या होगी, रेजोनेंस की कंडीशन होगी। हाँ, तो उसको हम लिखेंगे ओमेगा आर, ओमेगा आर लिखेंगे, ठीक ना। ये 1/√LC किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन, जी। तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, ओमेगा, ठीक। अब इसको दो तरह से देखो, 1/√LC की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा आर के इक्वल होगी, रेजोनेंस के। या तुम इसको वैसे कहो कि ओमेगा की फ्रीक्वेंसी को तुम बढ़ाते जाओ और ओमेगा की फ्रीक्वेंसी 1/√LC के अगर इक्वल हो जा रही है तो वो रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक। तो देखो अब तुम ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाते जाओ, ठीक है। देखो यहाँ से ये ग्राफ बनेगा, ओमेगा की वैल्यू तुम बढ़ाते जाओ ऐसे, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ओमेगा को बढ़ाते जाओ ऐसे ग्राफ बना, ठीक। ये ग्राफ, ये जो रेजिस्टेंस है ना आर, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट तय करता है ये रेजिस्टेंस, इसकी हाइट कौन तय करेगा, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस, अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी हाइट कम होगी, आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट कम होगा ना, तो इसकी हाइट ये कम रहेगी। अगर आर की वैल्यू अगर थोड़ा बढ़ा दो, बात समझ में, तो इसमें हाइट क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी, थोड़ा घटाने, आर की वैल्यू घटा दोगे तो ये बढ़ जाएगी। तो ये R1, तो ये आर की मान लो ये एक कंडीशन है, मान लो ये हाई कंडीशन है आर की, हाई आर। अब आर की वैल्यू यहाँ पर घटा दो, तो देखो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा,
ये ऐसे आएगा, बढ़ गया ये। अब आर की वैल्यू तुम और घटा दो, ठीक। ओहो, ये हो गया, ठीक। तो ये जो पीक पोजीशन है, ये पीक पोजीशन जहां करंट मैक्सिमम करंट कब, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो वो कंडीशन क्या होगी, रिजोनेंस की। तो उस केस में ये करंट क्या होगा, बोलो, मैक्सिमम। ये हाई आर, ये मीडियम आर, और ये लो आर। अगर तुम आर की वैल्यू बहुत कम रखो तो ओमेगा और आई नॉट का ग्राफ ऐसे सर बनेगा। ये टोटल रेजिस्टेंस है कि खाली वो आर वाला, मतलब एलसीआर का पूरा? तो रिजोनेंस के कंडीशन में तो एक्सएल एक्सी खत्म ना हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये टोटल ये आर ही के ऊपर ये डिपेंड करेगा, हाँ एक्सएल एक्सी पे तो डिपेंड करेगा नहीं। बात समझ में? जी। तो ये लो आर के लिए ये है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये रिजोनेंस, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर ये करंट पीक पर पहुंच रहा है ना, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होगी। वो कंडीशन क्या होगी, रिजोनेंस की ना। करंट कब पहुंचेगा मैक्सिमम, जब ये दोनों बराबर हो जाए, तो करंट क्या हो, आर लोअर हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो जहां ये आई मैक्सिमम जा रहा है, तो वो लाइन वहां से इसको जो मिला दो ऐसे, तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, बोलो, रिजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, रिजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ये। तो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ जो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद देखो, तुम अगर यहाँ 2 पॉइंट ले लो, मान लो एक पॉइंट देखो यहाँ ले लो, और एक पॉइंट तुम ले लो यहाँ, ले लो, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पर तुम ये देख रहे हो करंट, ये करंट की वैल्यू देखो, ये बोलो, ये करंट की वैल्यू है ना यहाँ। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की 2 वैल्यू के लिए यहाँ देख रहे हो करंट सेम आ रही है, एक ये और एक ये, इन दोनों के लिए करंट क्या है, सेम, ठीक है। तो इसको मान लो ओमेगा 1 और इसको मान लो ओमेगा 1 पर जो है करंट जो है वही करंट ओमेगा 2 पर है, ठीक। तो ओमेगा 1 पर लेकर के आए, फ्रीक्वेंसी इतनी करंट हुई, मान लो ये है, मान लो ये है 700 मिली वोल्ट एम्पियर, है ना, 700 मिली वोल्ट मान लो, एम्पियर मान लो ये। अब तुम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, क्या करो, बढ़ाते 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 जो है बढ़ाते जाओ, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, यहाँ आकर के मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद जब बढ़ाओगे तो वो घटेगा। हाँ ये तो रिजोनेंस की ना कंडीशन है, उससे कम करोगे या उससे बढ़ाओगे या उससे घटाओगे। ये जो ओमेगा की फ्रीक्वेंसी है, इससे घटाओगे तो रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, और इससे बढ़ाओगे तो वो रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी यही है, ठीक है। अब जब अब इसको बढ़ाते जाओ तो करंट देखो मैक्सिमम पर आ गया। फिर तुम बढ़ाओगे तो अब वो रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। अब करंट क्या होगा, गिरने लगेगा, गिरते 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 देखो करंट इस पोजीशन पर आएगा, सेम आया पहले वाले पर। तो ये ओमेगा आर हम लिख रहे हैं, ओमेगा 2 की ये पोजीशन है, ये मान लो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 पर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पर, इन दोनों कंडीशन में करंट क्या है, सेम है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर मान लो इसको हम इसको चॉइस कर रहे हैं, ये ठीक ना,
ये मान लो पूरे करंट का 1/√2 है। कितना है? 1/√2 मान लो। देखो पास करो। करंट देखो क्या है, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। वी नॉट अपॉन आर। ये बात समझ में आई? तो ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम, ठीक ना? ये करंट कहाँ जाएगा? ये इसको हम यहाँ कर लें, ये मैक्सिमम करंट है। ये पीक वैल्यू ना आई नॉट, यहाँ ये मैक्सिमम है, ठीक। और यहाँ जो करंट दिखा रहे हैं हम, ये मान लो ये पूरे करंट का मैक्सिमम करंट का 1/√2 नॉट, 1/√2 आई नॉट, ये यहाँ, ठीक। यहाँ ये कौन सी पोजीशन है? ये पूरा जो पीक पे जो करंट है, मैक्सिमम करंट, उसका 1/√2 टाइम्स है। यहाँ घट जाएगा ना ये जो करंट है। तो अब ये जो करंट है, देखो ये ω1 पर देखो करंट यही है, और ω2 पर करंट यही है। अब मान लो वो करंट जो है इस पूरे करंट का 1/√2 टाइम्स है, ठीक ना? तो अब देखो यहाँ पर, अब इससे ऊपर की जो करंट है, अगर सर्किट में इस करंट से, अगर सर्किट में मान लो वो रेडियो की ट्यून सर्किट है जो मैंने बताया था अभी, अगर उसमें इस करंट से ऊपर की करंट अगर जो फ्लो होगी, तब तो वो सर्किट एक्टिव रहेगी, करंट उसमें फ्लो होगा, करंट उसमें फ्लो होगा, वो काम करेगी सर्किट, ठीक है। और अगर इससे नीचे की करंट अगर उसमें बह रही है सर्किट में, ठीक, तो करंट इससे नीचे वाली जो करंट होगी, वो करंट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है। वो करंट इतनी कम बहेगी कि उसको तुम्हारी सर्किट जो है सेंस नहीं कर पाएगी, ठीक है, उसको तुम्हारी सर्किट सेंस नहीं कर पाएगी। तो अब ये जो ω1 है और ω2, ठीक है, अब ये दोनों जो है क्या है? ये अब देखो ω2 माइनस ω1 क्या होगा? ω2 माइनस ω1, यहाँ से यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? ω1, और यहाँ से यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? ω2। तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम ये मानेंगे 2 डेल्टा ओमेगा। मान लो कि इसका जो डिफरेंस है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी है 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक। तो ω2 माइनस ω1 कितना है? 2 डेल्टा ओमेगा। तो अब यहाँ देखो, ये दोनों देखो थोड़ा सा यहाँ पर, ये दोनों बराबर होंगे ना, ये दोनों बराबर, हम गिरा दें, ये जो आ रहा है ना, ये पता है कहाँ आएगा? ये वहाँ आएगा जहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ग्राफ बन गया, चलो थोड़ा कम कर दें। ये बात समझ आएगी? ये ω1 है, ये ω1 है, ये ω2 है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का क्या लिखेंगे? डेल्टा 2 डेल्टा ओमेगा लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा ओमेगा। क्यों लिख रहे हैं पता है? डिवाइड करने में। हाँ, ताकि जो है देखो यहाँ से यहाँ तक का 2 डेल्टा ओमेगा डिफरेंस, ताकि हम यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकें, डेल्टा ओमेगा। और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा। कैलकुलेशन की आसानी के लिए बस बात करें, पास करके बात करें कि इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी जहाँ पर करंट जो है सेम है, और वो करंट पूरे पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है, इसके ऊपर की जो करंट होगी वो अफेक्टिव होगी, और इसके नीचे की जो करंट होगी वो अफेक्टिव नहीं होगी। बात समझ में आई? तो अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 ओमेगा। तो ये ओमेगा और ये 2 ओमेगा। अब देखो क्यू फैक्टर, तो क्यू फैक्टर जो होता है ये इक्वल टू रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी जिस पर ये रिजोनेंस कर रहा है, ठीक, और अपान दोनों का डिफरेंस, दोनों का क्या, 2 डेल्टा। तो दोनों का डिफरेंस जो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये इक्वल टू हो जाएगा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये क्या कहलाएगा, क्यू फैक्टर। ठीक, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। कौन सी दोनों फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट पीक करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाए। बात समझ में? तो उन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, क्यू फैक्टर। ठीक, अच्छा अब जरा मुझको बताओ, जिसका क्यू फैक्टर, यहां देखो, इस केस में तुम देखो, अब सबका तो बराबर है। नहीं सबका बराबर नहीं, ये तो इसके लिए है ना, ये इसके लिए, हाँ, ठीक है, ये तो इसके लिए है ना, ये इसके लिए है। बात समझ में? ये इसके लिए। अब ये जो I0/√2 ऑफ I0 का जो 1/√2 टाइम्स है, वो मान लो वो इसके लिए, इस वाले कर्व के लिए। बात समझ में? इस वाले कर्व के लिए वो यहाँ नहीं आएगा, इस वाले कर्व के लिए वो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा, इस वाले कर्व के लिए वो यहाँ कहीं आएगा। बात समझ में? ये सबके लिए ये बराबर नहीं आएगा, ठीक ना। ये इस वाले कर्व के लिए हमने बनाया है, इस वाले कर्व के लिए बदल जाएगा, इस वाले कर्व के लिए बदल जाएगा। ये आर की वैल्यू बदल गई ना, तो ये बदल, तो ये जो देख रहे हो ना, ये इसका शार्पनेस है, ये इसका शार्पनेस है। देखो ये ज़्यादा शार्प है, ये ज़्यादा शार्प है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा शार्पनेस क्या होगी, घटती जाएगी, ये ज़्यादा शार्प है। ठीक, तो अगर मैं तुमसे इसके लिए अगर मैं अलग से बनाऊं, इसके लिए अगर मैं बना दूं अलग से, इसके लिए, ठीक, तो वो मान लो यहाँ आ गया, ठीक। अरे भाई पीक वैल्यू तो मान लो ये पीक करंट है, ये क्या है, पीक करंट है, और इसका जो √2 टाइम्स है वो इधर कहीं आएगा, आएगा ना ये, तो ये ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा हो जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 डेल्टा। ठीक, तो अब ये जो आर अगर
बड़ा होगा, आर अगर बड़ा होगा तो कर्व ऐसे बनेगा। जब कर्व ऐसे बनेगा तो ये चीज जो है यहाँ से यहाँ तक का, देख रहे हो ना, ये चीज बढ़ जाएगी, ये चीज क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक। और आर की वैल्यू अगर कम करोगे तो ये सिकुड़ता जाएगा, ये क्या होगा, ये सिकुड़ता जाएगा। तो उस जो कंडीशन में ये 1/√2 I0 की वैल्यू है जहां पर वो ऊपर जाएगी, क्या होगी, वो ऊपर जाएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 डेल्टा ओमेगा देखो इतना बड़ा हो गया, हो गया ना। और इस केस में 2 डेल्टा ओमेगा क्या है, छोटा है, छोटा है ना। हाँ। अगर तुम इस कर्व की जब तुम बात करो तो ये हो सकता है कि ये कितना हो जाए, ये ओमेगा 1 यहाँ, ओमेगा 2 यहाँ, और ये I0, ये I0, तो I0 का √2 टाइम्स अब कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं ना पहुंचेगा। ये इस रेजिस्टेंस के लिए I की मैक्सिमम वैल्यू तो यही है ना, नहीं है, अब उससे ऊपर नहीं ना जाएगा। तो 1/√2 टाइम्स जो है नीचे ही ना आएगा यहाँ, वो मान लो यहाँ आ गया, यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये चीज बढ़ जाएगी। तो अब ये 2 डेल्टा ओमेगा क्या हुआ, देखो बढ़ गया। इस केस के लिए 2 डेल्टा ओमेगा क्या होगा, घट जाएगा। इस केस के लिए 2 डेल्टा ओमेगा देखो इतना हो गया। ठीक। अगर तुम इसकी बात करोगे तो ये यहाँ मान लो आ जाएगा, ये मीडियम वाले के लिए। ठीक। तो 2 डेल्टा ओमेगा क्या होगा, ये होगा, नहीं होगा। तो यहाँ 2 डेल्टा ओमेगा सबसे बड़ा इसमें है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। तो जब 2 डेल्टा ओमेगा जब घटेगा तो क्यू क्या होगा, ये तो WR तो वही है, फिक्स है, क्यों बढ़ेगा, रेजोनेंस क्या है, फिक्स है, हाँ। ओमेगा। 2 डेल्टा ओमेगा रेजिस्टेंस के हिसाब से घट बढ़ रहा है, हाई वैल्यू के लिए बड़ा हो जाएगा, ये लो वैल्यू के लिए छोटा हो जाएगा। बोलो। तो अब ये तो क्यू फैक्टर क्या होगा, सबसे कम ज्यादा होगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो क्यू फैक्टर, तो ये बढ़ेगा तो क्यू फैक्टर की वैल्यू घटेगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाएंगे, लो करेंगे तो ये 2 डेल्टा ओमेगा घटेगा तो क्यू फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे अच्छी सर्किट, ट्यून सर्किट वही मानी जाती है, सबसे अच्छी जो सर्किट होती है रेजोनेंस सर्किट, वही मानी जाती है जिसका क्यू फैक्टर ज़्यादा हो। क्यू फैक्टर ज़्यादा होने का मतलब ये कि जिसका डेल्टा ओमेगा कम हो। ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी, ये बैंडविड्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हो, क्या कहलाता है, ये बैंडविड्थ कहलाता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी जो है, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो अब ये फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया गया 2 स्टेशन को, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया गया 2 स्टेशन को। बनारस के रेडियो स्टेशन को भी अलॉट कर दिया गया कि तुम भी अपनी फ्रीक्वेंसी जो है कितना रखो, इसके बीच में रखो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में। और लखनऊ रेडियो स्टेशन को भी कह दिया गया कि तुम भी क्या करो, इसी के बीच में तुम कोई रख लो, घटा बढ़ा करके। तो वो भी जो रख लिया, बात समझे। तो इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके बीच की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, इसके बीच की फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ जा रही है, ये यहाँ टच कर रही है, ये यहाँ टच कर रही है। तो इसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होगी है, उस सारी फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या होगा, अफेक्टिव होगा। करंट क्या होगा, अफेक्टिव होगा। बात समझ में। तो करंट जब अफेक्टिव होगा तो लखनऊ का भी रेडियो स्टेशन सुनाई देगा एक ही रेडियो में। इस रेडियो को तुम ट्यून कर रहे हो ना, लखनऊ का भी स्टेशन सुनाई देगा और बनारस का भी। ठीक। बनारस वाला स्टेशन मान लो तुम्हें इतने पर तुमने ट्यून करा दिया, देखो इतने पर,
तुमने इसको रखवा दिया बनारस वाला इतने पर स्टेशन, इसके बीच में रखवा दिया फ्रीक्वेंसी के, ठीक। और लखनऊ वाला तुमने रखवा दिया इसके बीच में, ठीक है भाई। तुम 10,000 से 20,000 के बीच रख लो, ऐसे कह दिए कि तुम एक काम करो, तुम 12,000 से 15,000 के बीच में रखो। तो अब इसके ऊपर का तो सब न सुनाई देगा, इसके ऊपर की जितनी फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच की जितनी फ्रीक्वेंसी है, उस सारी फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या होगा। अगर करंट इससे ऊपर है तो वो करंट अफेक्टिव रहेगा, वो काम करेगा, ठीक। तो तुमको रेडियो में क्या होगा, रेडियो में तुमको ये भी स्टेशन सुनाई देगा, लखनऊ भी सुनाई देगा और बनारस में जो सुनाए। कभी कभी स्टेशन में ऐसा होता है कि दो स्टेशन लगते हैं पकड़ने, बात समझ में आई, ठीक। मगर नियम उसका ये है कि इसके बीच का स्टेशन अगर फ्रीक्वेंसी अगर एक स्टेशन को अगर अलॉट कर दिया गया है तो इसके बीच में कोई किसी भी दूसरे फ्रीक्वेंसी को स्टेशन को वो फ्रीक्वेंसी अलॉट नहीं की जाएगी। तो अगर गलती से अलॉट कर दिया गया तो इसके ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसियाँ इसके बीच की है वो सब सुनाई देने लगेगा रेडियो में। अगर नहीं करेंगे तो फिर करंट इफेक्टिव नहीं होगा। तो वो करंट जो इफेक्टिव होगा वो एक ही स्टेशन के लिए होगा, इसीलिए वहां से लेकर के वहां तक जो है खाली एक ही स्टेशन सुनाई देगा, बनारस। अच्छा, तो अगर मान लीजिए दूसरा स्टेशन आपको डालना है तब दूसरा स्टेशन अगर आप जो है डाल रहे हैं तो उसका ये इसका बैंडविड्थ हो गया, ये इसका बैंडविड्थ क्या हो गया, ये इसका जो बैंडविड्थ हो गया। अब जो दूसरा स्टेशन जो होगा वो उसकी बैंडविड्थ अलग होगी, उसकी बैंडविड्थ अलग होगी, बात समझ में, उसकी बैंडविड्थ अलग होगी। इसकी मान लो ये 10,000 से 20,000 के बीच में है, कोई स्टेशन होगा वो 20,000 से 30,000 के बीच में उसकी बैंडविड्थ होगी। उनसे कहा जाएगा कि भाई आपकी फ्रीक्वेंसी 10,000 से 20,000 से 30,000 के बीच में है, ठीक। आप अपना प्रोग्राम का प्रसारण जो है किस पर करिए, 20,000 से 30,000 के बीच में आप करिए, वो उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, ठीक। अगर वो अपनी फ्रीक्वेंसी घटा दें थोड़ा सा तो उनके साथ साथ लखनऊ वाला भी सुनाई देने लगेगा, क्योंकि लखनऊ वाले की बैंडविड्थ कितनी है, 10,000 से 20,000, और उनकी फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 से थोड़ा भी अगर नीचे आई तो लखनऊ वाले के साथ साथ वो भी स्टेशन क्या होगा, चलेगा। तो हर रेडियो स्टेशन का अपना अलग अलग क्या होता है, बैंडविड्थ। तो इसी को कहते हैं बैंडविड्थ, क्या कहते हैं इसी को बैंडविड्थ कहते हैं। बात समझ में पास करो तो हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 माइनस W1, ये क्या हो जाएगा, ये बैंडविड्थ, ये यही हो जाएगा बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ होगा, ठीक। तो अब इसके बीच की फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक स्टेशन को अलाउ होगी, बस पास करते। इन रेजोनेंस LCR सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 800 Hz, half power point are obtained at frequency 745 and 855 Hz. Calculate the Q factor of circuit, also calculate the bandwidth. तो यहाँ जो हम फिगर बनाएंगे वो फिगर किसका बनेगा, फ्रीक्वेंसी F और ये करंट I नॉट, ये ऐसे मान लो बन रहा है, ठीक। तो अब यहाँ जो इसकी पीक वैल्यू है, ये जहाँ करंट मैक्सिमम है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, ये FR होगी, ठीक। और हाफ पावर पॉइंट का मतलब ये है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना आएंगे, मैक्सिमम करंट है I नॉट, और I नॉट का 1/√2 टाइम्स जो है वो हाफ पावर, ठीक। करंट का 1/√2 टाइम्स अगर है तो पावर आधा हो जाएगा,
पावर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, जितना मैक्सिमम करंट है तुम फ्लो करा रहे हो, मैक्सिमम करंट जो तुम फ्लो करा रहे हो, उस मैक्सिमम करंट का 1/√, टाइम्स अगर तुम करंट घटा दोगे तो पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पावर आधा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये यहाँ पर ये इस करंट पर पावर आधा हो जा रहा है, मतलब हाफ पावर। तो हाफ पावर की फ्रीक्वेंसी का एक रेंज कितना दिया हुआ है, F1 755 कितना है, 7, और ये कितना दिया हुआ दूसरा वाला, 855। अरे यार ये तो एक ही दूरी पे है, तो ये भी तो यहाँ आएगा नहीं आएगा, तो ये यहाँ से इसको बनाओ ताकि ये यहाँ आए, ये ठीक। तो अब ये कहाँ आ रहा है, देखो ये भी तो तो वही तो आ रहा है, ये और अगर यहाँ आ रहा है, ये कहाँ आना चाहिए, ये भी यहीं आना चाहिए, ग्राफ नहीं बन पाता है सही, ये यहाँ आना चाहिए ना, हैं? तो यहाँ आने का मतलब ये है, ये कहाँ से ये पार करेगा, ये यहाँ से पार करेगा, कहीं जाएगा आगे, चलो ठीक है, ये इस तरह से जाएगा। ठीक, तो ये F1 हो गया, ये क्या हो गया F1, और यही करंट यहाँ भी मिलेगी, तो ये F2 हो गया। F2 कितना दिया है, 855 हर्ट्ज, यह है। तो अब इस केस में देखो वही चीज़ है, ये जहाँ बैंड विड्थ जो है, बैंड विड्थ क्या था, उसमें तुमने क्या पढ़ा था, ω2 - ω1, बात समझ में, 2 डेल्टा ओमेगा तो था ना। तो अगर तुम ये फ्रीक्वेंसी लोगे, FR, 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 क्या है, लेंगे ऊपर से ऊपर कैंसिल भी हो जाएगा। हाँ, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो बैंड विड्थ इसमें भी हो जाएगा F2 - F1। तुम ये ना ग्राफ बना रहे हो इस तरह से जी, ग्राफ तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, हाँ क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, हाँ, तो आई और ओमेगा का जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ आई और एफ का बनेगा, तो बनेगा। ठीक है। तो ये डेल्टा 2 डेल्टा ओमेगा। एफ, वो एफ F। यही बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ निकाल लो, 855 में से घटा दो कितना है, 445, कितना आ जाएगा, 745 हैं 745 है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 55 में से ये 45 जाएगा तो 10, कितना आ जाएगा, 110, हाँ 110 हर्ट्ज, ये बैंडविड्थ है, क्या ये बैंडविड्थ है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी जिसको अलॉट कर दी गई 445 और 855, उसके बीच की फ्रीक्वेंसी किसी भी दूसरे स्टेशन को अब वो फ्रीक्वेंसी अलॉट नहीं की जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 445 और 855 के बीच में हो। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी मान लो अलॉट कर दिया गया 600 से लेकर के 446 तक, तो 446 अगर अलॉट कर दिए गए, 445 यहाँ है, तो 446 कुछ यहाँ आएगा ना, हाफ पावर से ऊपर हो गया, हाफ पावर से, तो हाफ पावर से अगर ऊपर होगा तो वो सुनाई देने लगेगा, वो कटेगा नहीं, हो क्या सुनाई देने लगेगा। तो ये चीज अब क्या निकालने हैं, क्यू फैक्टर निकालने। ये बैंडविड्थ हो गया, क्यू फैक्टर क्या होगा बताओ, बोलो, FR अपॉन ω2 माइनस ω1। अब FR कितना है, 800। 800,
अपान 110 कितना आ गया 110, ये इसे काट दो तो कितना आ गया 7.27, ये वैल्यू। इसकी कोई यूनिट होगी क्या? नहीं, फिर कहीं इसकी हर्ट्ज, अरे ओमेगा का है। F2 में इसकी भी हर्ट्ज होगी और इनका डिफरेंस जो आएगा उसकी भी हर्ट्ज होगी, हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये क्योंकि रेशियो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। बात समझ में आने का ही है, बंद कर दो।